अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जुलाई 2025 जो है सितारे आपके लिए किस तरह का रास्ता बना रहे हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप प्रॉपर वे में डेट, मंथ और ईयर लिखेंगे, यानी दिन, महीना और साल। अगर आप लोगों के पास आपका पैदाइश का टाइम भी अवेलेबल है तो वो भी लिख दीजिएगा, और प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आप पैदा हुए जिस जगह पर, यानी जिस शहर में, वो भी लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले, यानी बुर्ज हमल वाले, एरीज वाले। इस महीने आपके लिए जो ग्रहों की चाल है वो बहुत ज़बरदस्त असर देने शुरू करेगी। आपका जो पहला घर है उसमें कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन जो सेकंड हाउस है, जो पैसे का घर है, जो फैमिली का घर है, उसमें वीनस आ चुका है। वो 2 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक मूव कर रहा है, जो पैसों और रिश्तों के मामले में एक नया मोड़ लेकर आ रहा है। इसके अलावा थर्ड हाउस में आपके जुपिटर है और सन है, लेकिन सन आधे महीने में यहाँ से ट्रांजिट कर जाएगा आपके फोर्थ हाउस में। तो थर्ड हाउस में होने का मतलब ये है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन और आपकी जो हिम्मत है, करेज जिसको कहा जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखने में आ रही है। लेकिन जब सन फोर्थ हाउस में एंटर करेगा मरकरी के साथ, तो आपके घर के मामलात में थोड़ी गर्माहट नज़र आएगी, यानी वार्मथ भी होगी। लेकिन अगर आपकी ज़बान जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हुई, यानी आपने ज़बान से छुरियाँ चला दी, तो ये बहुत उल्टी सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है। तो आपको बहुत सोच समझ कर यहाँ पे अपनी ज़बान का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि सन और मरकरी जब साथ होते हैं तो बुध आदित्य योग बनता है। जब ये योग बनता है तो इंसान के एनालिटिकल स्किल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जिन जिन की कुंडली में या जायचा में, बर्थ चार्ट में आपके अगर बुध आदित्य योग होगा, तो आप लोग बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होंगे। आप चीज़ों को बहुत नाप तोल के समझते होंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते होंगे। आपका जो आईक्यू लेवल है वो बहुत अच्छा होगा, शार्प होगा। आपकी जो बोलने के तरीके होते हैं वो बहुत असरअंदाज होते हैं। तो यहाँ पे सन और मरकरी बुध आदित्य योग बना रहे हैं आपके फोर्थ हाउस में। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एहतियात भी करना है, क्योंकि सन जो है वो ईगो का मालिक है। तो यहाँ पे ईगो भी आ सकती है घर के मामलात में, तो थोड़ा सा देखभाल के चलना होगा। इसके अलावा फिफ्थ हाउस में आपके मार्स और केतु का योग बना हुआ है, जो प्यार में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी लेके आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस का रिस्क भी है। तो यहाँ पे मिक्स सिग्नल आपको मिलेगा। राहु आपके 11th हाउस में है, यानी दोस्तों के घर में, लाभ के घर में, प्रॉफिट के घर में, यानी गेन्स जहाँ से होते हैं आपको। इसके अलावा सैटर्न आपके 12th हाउस में है। आधे महीने में, मतलब ये 7 डिग्री पर जाके ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा, वापस उल्टा हो जाएगा। तो ये आपका जो है थोड़ा अंदर से काम करने का महीना होगा। आपके अंदर जो आप सेल्फ अपने ऊपर काम करते हैं वो महीना होगा आपके लिए, और आप अकेलापन महसूस करेंगे। सफ़र के भी आपके प्लान होंगे, ट्रैवलिंग जिसको कहते हैं। आप लोग ट्रैवलिंग पर भी जा सकते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग में थोड़ी सी रुकावटें महसूस भी होंगी। जैसे आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो वीज़ा आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। कई दफ़ा वीज़ा के लिए आपके पास पैसे पूरे नहीं होंगे। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी। टिकट आपने ले लिया लेकिन आपकी फ़्लाइट मिस हो गई, कहीं आपने दूसरी सिटी जाने का प्लान बनाया तो 1-2 दिन डिले हो गया। तो इस तरह के चक्कर आपके साथ होते रहेंगे। अब देख लेते हैं कि मून जो है, मून की जो पोजीशन है, उसकी जो मूवमेंट होगी वो आपके लिए कौन से पॉजिटिव डेज में लेके आएगी, और कौन से डेज ऐसे होंगे, दिन ऐसे होंगे जहाँ पे चैलेंजेस होंगे। तो 18 और 20 जुलाई, 18 से 20 जुलाई ये आपके लिए पॉजिटिव डे होगा, क्योंकि जो मून है वो आप ही के घर से लेकर टॉरस तक होगा। तो यहाँ पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जीज देखने को मिलेंगी। आपका जो मूड होगा बहुत ज़्यादा बोल्ड होगा। पर्सनल गोल्स या कोई भी अपना जो प्रोजेक्ट है आपका, उसको लॉन्च करने के लिए बेस्ट टाइम होगा आपके लिए। लेकिन 22 और 24 जुलाई जो है ये भी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा, क्योंकि मून जो है वो जेमिनी और कैंसर में होगा। तो दिल और दिमाग एक लाइन पर चल रहे होंगे। इमोशनल यहाँ पे आपकी जो बैलेंस है ना, बहुत ज़्यादा आप बैलेंस रहेंगे इमोशनली, और क्लैरिटी का टाइम होगा आपके लिए। लेकिन थोड़ा सा एहतियात करना होगा 6 से 9 जुलाई के बीच में, क्योंकि मून स्कॉर्पियो और सजिटेरियस में होगा। तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, बेचैनी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे किसी से आपको टकराव नहीं करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बदजबानी नहीं करनी। तो ये आपका थोड़ा सा मुश्किल डेज हो सकते हैं। इसके साथ साथ 11 और 13 तारीख को भी आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि मून कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में होगा। तो यहाँ पे प्रेशर और बर्डन बहुत ज़्यादा होगा आपके अंदर। काम के मामले में भी बहुत ज़्यादा आपको बर्डन फील होगा। अब देखते हैं कि ये महीना आपका करियर, पैसे के लिहाज से और फाइनेंस के लिहाज से कैसा होगा। इस महीने आपको चीते की चाल और बाज की नज़र दोनों चाहिए होंगी।
क्योंकि आपका 10th हाउस तो खाली है, लेकिन सैटर्न की 10वीं नज़र आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि काम में धीरे-धीरे लेकिन पक्की प्रोग्रेस होगी। सिर्फ़ शर्त ये है कि डिसिप्लिन आपको बना के रखना होगा। अगर आपने डिसिप्लिन नहीं बनाया, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अपना एक स्केड्यूल बनाइए, जैसे बच्चों का स्केड्यूल बना होता है, शेड्यूल बना होता है स्कूल्स में, कि एक पीरियड 45 मिनट्स का है, दूसरा पीरियड 1 घंटे का है। तो इसी तरह अपने एक-एक घंटे में दिन को डिवाइड कीजिए। उसमें देखिए कि आपने 1 घंटा क्या काम करना है, दूसरे घंटे क्या काम करना है, आधा घंटा रेस्ट करना है। फिर इस तरह आप अपना पूरा प्लान बनाइए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और अपने ज़रूरी नहीं है कि आपको रिज़ल्ट एकदम मिले, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। अपने काम पर ध्यान दीजिए। जब तक आप काम सही से नहीं करेंगे, लगन के साथ नहीं करेंगे, डिसिप्लिन के साथ नहीं करेंगे, तो प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपके बॉस या सीनियर कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं आप लोगों से, तो यहाँ पे आपको सब्र भी रखना होगा। इसके अलावा वीनस आपका सेकंड हाउस में है, तो पैसा तो बनेगा आप लोगों का, लेकिन ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, क्योंकि खर्चे होना शुरू हो जाएंगे। सैटर्न 12th हाउस में है, वो एक्सपेंसेस का घर है। तो एक्सपेंसेस अगर आपने बजटिंग नहीं की प्रॉपर, तो एक्सपेंसेस यहाँ पे आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे पानी हाथ से फिसल जाता है, इस तरह पैसा फिसल जाएगा। इन्वेस्टमेंट के बजाय सेविंग्स पर ज़्यादा फोकस दीजिएगा। 5th हाउस में मार्स और केतु का जो योग है, उसका मतलब ये है कि स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक हो गया, क्रिप्टो हो गई, ये रिस्की हो सकते हैं आप लोगों के लिए। वो एक मिसाल है ना, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, ये वाली सिचुएशंस आप लोगों के लिए बन सकती हैं। तो स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स ना कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। 11th हाउस में राहु होने की वजह से कुछ अनएक्सपेक्टेड पैसा या दोस्तों के थ्रू काम मिल सकता है आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे एक इल्यूजन्स भी क्रिएट होंगे। थोड़ा सा देखभाल के चलिएगा, ये ना हो कि कोई दोस्त आपको इस्तेमाल करके चला जाए। इस चीज़ में फ़र्क समझिएगा। जुपिटर की जो 7वीं नज़र है, वो आपके 9th हाउस पर है। तो फाइनेंशियल लक जो है वो आपकी अब्रॉड में बहुत ज़्यादा चलेगी, या अगर आप लोग स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपकी लक बहुत ज़्यादा रहेगी। फॉरेन क्लाइंट्स आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। बस आपको यहाँ पे ये एक टिप दूंगा काम और पैसे के लिहाज से, कि इम्पल्सिव खर्चों से बचिएगा। स्किल्स में इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो लॉन्ग टर्म में आपको काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, आपके प्यार के मामलात देख लेते हैं। सिंगल्स के लिए ये महीना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। 5th हाउस में मार्स और केतु का जो योग है, वो दिल को किसी तरफ खींच रहा है, लेकिन कंफ्यूजन है। ये वो वाली मिसाल है कि दिल है कि मानता ही नहीं। ये वाली वाइब्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेंगी। क्लैरिटी मिसिंग होगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं प्यार करूं या ना करूं। इस तरह की सिचुएशंस में आप लोग रहेंगे। 6 से 13 जुलाई तक इमोशनल अटैचमेंट से बचिएगा। अब जो लोग कमिटेड हैं, उनके लिए पुराने इश्यूज या मिसअंडरस्टैंडिंग्स दोबारा उठ सकती हैं। और अगर आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना चाहते हैं, तो बातचीत प्रॉपर कीजिएगा अपनी। कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप जो समझा ना सकें। आप सही से इस्तेमाल कीजिएगा। जो बुध आदित्य योग बन रहा है आपके 4th हाउस में, उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज कीजिए। अपनी बातों से समझाइए अपने पार्टनर को। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि रिश्ते इसी तरह चलते हैं कि जब एक पार्टनर झुकता है, दूसरा समझता है। तो इसी तरह आगे ये पहिया जो है गाड़ी का आगे बढ़ता है। तो आपको थोड़ा सा समझ देखभाल कर आगे बढ़ना होगा। 6 जुलाई को मून जब आपके 8th हाउस यानी स्कॉर्पियो में आएगा, उस वक्त टेंशन या सीक्रेट्स से बचना होगा आप लोगों को, क्योंकि जब स्कॉर्पियो में मून होता है, तो वो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे मून जो है वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आपको थोड़ा सा एहतियात से चलना होगा। यहाँ पे छोटी सी टिप दे देता हूँ लव और रिश्तों के लिए, कि ज़्यादा अपने पार्टनर की सुनिए और कम बोलिए, यही बेहतर है आप लोगों के लिए। लेकिन जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको क्लियर कीजिए। आगे देखते हैं सेहत और वेलबींग आपकी कैसी रहेगी। एरीज लोगों के लिए हेल्थ पर अलर्ट रहेगा इस वक्त, क्योंकि 6th हाउस जो विर्गो है, उसमें कोई प्लेनेट नहीं है, लेकिन मून मार्स का जो कंजंक्शन है, वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा। लेकिन जुलाई का जो सेकंड वीक है और लास्ट वीक है, उसमें एनर्जी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा लो रहेगी। डाइजेशन प्रॉब्लम्स आप लोगों को रह सकती हैं, और नींद से रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा आ सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सैटर्न 12th हाउस में है, तो वो 7वीं नज़र डायरेक्ट आपके 6th हाउस को भी देख रहा है। 12th हाउस आपका हॉस्पिटल का भी होता है, और 6th हाउस आपका बीमारियों का होता है। तो अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, तो हॉस्पिटल के चक्कर भी बहुत ज़्यादा लग सकते हैं, और बीमारियां भी आपको बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसी आपको क्रॉनिक बीमारियां भी लग सकती हैं, अगर आपने ख्याल नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन से रिलेटेड आपको इश्यूज आ सकते हैं, मैदे से रिलेटेड आपको इश्यूज आ सकते हैं। आपको अपना ख्याल रखना होगा। स्किन से रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे, दांतों से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, आंखों से रिलेटेड आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। इसके अलावा जब मार्स जो है 29 जुलाई को आपके 6th हाउस में एंटर करेगा, तो यहाँ पे
इंजरी के भी आपको चांसेस हो सकते हैं, कोई चोट वोट लग जाएगी, सूजन हो सकती है, इन्फ्लेमेशंस के चांसेस आ सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, और अगर आपने ख्याल नहीं किया तो हॉस्पिटल के चक्कर बहुत ज़्यादा आपको लगना शुरू हो जाएंगे। एनजाइटी आप लोगों को भरी भरी रहेगी, लेकिन आपको जर्नलिंग प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मेडिटेशन कीजिए, नींद की कमी आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो ये मेडिटेशन वगैरह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा आपके अंदर एक फीलिंग रहेगी कि खुद से लड़ने वाली फीलिंग, ये जो फीलिंग होती है ना कि यार मैं इस चीज़ से भी लड़ूँ, मैं इससे भी लड़ूँ, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, तो ये वाली फीलिंग आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कम कीजिए, जर्नलिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं उनको लिखिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, घास पर नंगे पाँव चलिए, ये आपके लिए बेहतरीन होगा। बस याद रखिएगा कि अपनी बॉडी को ओवर पुश ना कीजिएगा। मेडिटेशन अच्छी रखिए, अच्छी नींद कीजिए, अकेले नेचर में वॉक कीजिए, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इन चीज़ों से बाहर आने के लिए। अपनी डाइट अच्छी रखिएगा, ज़्यादा मसाले, फ़ास्ट फूड ये चीज़ें इग्नोर कीजिएगा, वरना डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ आएँगे, जैसे ब्लोटिंग है, गैस है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मसाले कम खाइए और बाहर का खाना वैसे भी कम खाइए, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आपको नहीं पता कौन-सा रेस्टोरेंट किस तरह बना रहा है खाना, क्योंकि जो रेस्टोरेंट में भी काम कर रहे हैं, उनको भी पसीना आता है, वो भी इंसान हैं, तो आप भी सोच समझ कर खाइए, सोच समझ कर जाइए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस महीने आपके लिए चैलेंजेस और अपॉर्च्युनिटीज़ कौन-सी हैं। इस महीने एरीज़ के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो अपनी इम्पल्सिव आदतें और इमोशनल आउटबर्स्ट को कंट्रोल करना होगा। मार्स और केतु का जो योग है, मरकरी और सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना, ये अंदर से प्रेशर बहुत ज़्यादा फ़ील करवाएगा आप लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आपके लिए चैलेंजेस हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं। जो लोग सुनो सबकी और अपनी करो, ये वाली चीज़ को फॉलो करेंगे ना, उनके लिए नई राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। जुपिटर की जो पोजीशन है वो नेटवर्किंग और डेली बातचीत में आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएंगी। ब्लॉगिंग कीजिए, शॉर्ट कोर्सेज सीखिए, या अपनी रेज्यूमे को यानी सीवी को पॉलिश कीजिए, ये लॉन्ग टर्म में आप लोगों को चीज़ें फ़ायदा देंगी। तो इन चीज़ों पर काम कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी ये चीज़ें। अब देख लेते हैं कि रेमेडीज़ आप लोगों को कौन सी करनी चाहिए। हर फ्राइडे वाले दिन किसी छोटी बच्ची को परफ्यूम, या किसी बेवा को परफ्यूम या कॉस्मेटिक आइटम्स डोनेट कीजिए। ये आपकी सेल्फ वर्थ और पैसा दोनों सुधारेगा। हर दिन 5 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए। हर उस चीज़ का शुक्र अदा कीजिए जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें नवाजी हैं। ये आपके इमोशंस को क्लियर करेगा। हफ्ते में एक दिन स्क्रीन फ्री या सोशल मीडिया से डिटॉक्स कीजिए। अगर आप एक दिन मोबाइल, लैपटॉप या टीवी वगैरह से दूर हो जाते हैं, कहीं पिकनिक पर चले जाते हैं, नेचर में टाइम गुजारते हैं, तो ये आपके फोकस के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होंगी चीज़ें। नेचर में सोलो वॉक कीजिए, सैटर्न की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं इस महीने को आखिर में सम अप करूं तो 2025 जुलाई जो है वो आपको सिखाएगा सब्र और प्लानिंग, और अगर आप इन दोनों चीज़ों पर मास्टर कर गए तो असली कामयाबी आपको यहीं से मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।